नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 10 पार्ट 3 कर रहे हैं। हम 2 पार्ट कर चुके हैं, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो पहली 2 पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। अब हम पहुँचते हैं पार्ट 3 की स्लाइड्स पर। अब ये है आपस में रिलेशंस, कंपनी, जमींदार, जोतेदार और रैयत, अंडर रैयत, जो भी है, हमने ये सारे नाम सुने। इनका आपस में क्या क्या रिलेशंस है, कैसे एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है काम के थ्रू। जमींदार्स were responsible for paying revenue to the company, distributing the revenue demand over villages. अब जमींदार ही सीधा कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में था और उनको रेवेन्यू बदले में पे करता था अपनी जमींदारी और अपनी कमाई के बदले। और अपने सारे विलेजेस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ था अलग अलग विलेज से जमा लेने के लिए। ईच विलेज रैयत, बिग और स्मॉल, पेड रेंट टू द जमींदार। और ये जितने भी छोटे बड़े रैयत हैं या जोतेदार हैं, मतलब जो बड़े मनी लैंडर हैं, उनको जोतेदार रहेंगे, रैयत, अंडर रैयत, ये सारे के सारे आपस में पहुंचकर सीधा जमींदार को देते थे। जमींदार यहाँ से लेकर फिर अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी कंपनी को देता था। मतलब सॉरी, कंपनी का हिस्सा देने के बाद बाकी बचा हुआ अपने पास रखता था। ठीक है। जोतेदार गिव आउट लोन्स टू द अदर रैयत एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस। अब ये जो बड़े रैयत थे या जोतेदार थे, बड़े मालिक थे, मनी लेंडर थे, ये सब अपनी जमीनों को इनसे जुतवाते थे और इन्हें अपना हिस्सा इनको देकर बाकी अपने पास रखते थे। और इनको देने के बाद साथ में फिर बाद में इधर भी रेंट पे करते थे, रेवेन्यू पे करते थे। रैयत कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गिव आउट द रेस्ट टू अंडर रैयत एंड ऑन रेंट। अब रैयत जो थे, जो मतलब मिडल टाइप के किसान थे, वो अपनी जमीनों को उनके नीचे जो रैयत हैं उनको रेंट पे भी देते थे या फिर उनसे जुतवाते थे, ये भी। और थोड़े से मिडिल टाइप के रैयत थे। अंडर रैयत जो है वो फिर रैयत को या फिर इन जोतेदार को रेंट पे करते थे। तो ऐसा ऊपर नीचे यहाँ से जाता है ये सारा का सारा सिस्टम। अब जो प्रॉब्लम हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की, भाई रेवेन्यू आ नहीं रहा, इतने केसेस आ रहे हैं, और फिर कुछ पीजेंट्स जो हैं या रैयत हैं वो गांव छोड़ के चले जाते थे जहाँ पर ज़्यादा मांग हो रही है, या फिर काफ़ी सारे फिर बीच में रेबल्स भी होने लग गए थे, छोटे मोटे सब विद्रोह भी करते थे। तो ये सब चीज़ें पहुंची ब्रिटेन में, उन अधिकारियों के पास, क्राउन के पास ये चीज़ें पहुंची। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई तुम जो लोग कर रहे हो अपना पूरा रिपोर्ट बना के हमें दो, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, अपना सारा का सारा रिपोर्ट दो। तो उनमें से 5th रिपोर्ट भी एक ऐसी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके का इंडिया में चला रही थी, जो जो उसके कंट्रोल में आ गए थे पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहाँ वहाँ पर कैसे ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा इन्होंने खड़ा किया हुआ है और क्या क्या कर रही है, इसकी रिपोर्ट फिर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की थी। ये 5th रिपोर्ट 1002 पेजेस की थी और 1813 में सबमिट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें से 1002 में से 800 पेज जो थे उनमें से ये सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि रिप्रोड्यूस द पेटिशन ऑफ जमींदार एंड रैयत, कि जो जमींदार और रैयत ने पेटिशंस दी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ वगैरह वगैरह, उनमें उनको यहाँ पर रखा गया था। रिपोर्ट कलेक्टर्स की जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, कहाँ से कितना, पूरा स्टैटिकल टेबल, कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है और उस रेवेन्यू से ये क्या क्या काम कर रहे हैं। नोट्स ऑन रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल एंड मद्रास। तब तक इनके पास बंगाल और मद्रास का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, तो वहाँ का रेवेन्यू के साथ साथ जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सारा का सारा लेखा जोखा, सारी की सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी इनमें शामिल थी। कंपनी ने जब बंगाल में रूल अपना स्टैब्लिश किया, उसके बाद कुछ जो ब्रिटेन में बैठे हुए कुछ लोग थे, ग्रुप्स थे, वो कंपनी की इन सारी एक्टिविटीज को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे थे कि ये क्या कर रही है। अब इनका क्या मतलब है कंपनी की एक्टिविटीज को वॉच करना, उनको क्या दिक्कत है? तो उनको दिक्कत थी कि अपोज कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को। अब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट से ये रॉयल चार्टर ले लिया था, मतलब कि मोनोपोली का एक हक होता है कि इंडिया के साथ ब्रिटेन में से कोई दूसरी कंपनी वहां पर ट्रेड करने नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही
ये ट्रेड करने का हक रह गया था, और ये 10 साल के लिए बनता था ये चार्टर, और अगले 10 साल तक ऐसा एक्सटेंड होता जाता था। तो ये ग्रुप ने बोला कि भाई जो ये गलत काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो इतने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं या फिर लोग वहाँ पे रेबल कर रहे हैं, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो इनकी अभी इस मोनोपोली को वापस ले लिया जाए। रॉयल चार्टर को वो डिमांड किया कि इसको कंपनी इनसे वापस ले। तो न्यूज़ अबाउट कंपनीज और उसके बारे में भाई जो कंपनी इंडिया में कर रही है मिस रूल मिस या फिर मिस मेल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिबेट होने लग गया था। क्यों? क्योंकि उसको अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस इंडिया में इतना उनको कमाने को मिल रहा है, वो सिर्फ इन्हीं के पास क्यों, हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते। इंसिडेंट्स ऑफ ग्रीड एंड करप्शन, वही के बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत लालची हो गए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर काफ़ी सारे एक्ट पास किए कंपनी के काम को रेगुलेट करने के लिए। फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, कंपनी को फोर्स किया गया कि अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स हमें दें सब कुछ। तो तब 5th रिपोर्ट उनमें से एक रिपोर्ट थी, और बाद में हिस्टोरियंस ने इन्हीं रिपोर्ट्स को ही या फिर रिसर्चर्स ने इन्हीं रिपोर्ट को लेकर ही बंगाल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री लिखी थी, यहाँ की कॉलोनियल रूल की। जिनमें से अगर वहीं के ब्रिटिश के लोग थे तो उन्होंने अपने मतलब से जो वो चाहते थे दिखाना, अब वो कुछ सच भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें झूठ भी, या फिर चीज़ों को मरोड़ कर पेश करना। तो ये सब उनके अपने काम थे, जो अपने फायदे के लिए वो जो दुनिया में अपनी इमेज बनाना चाहते थे या फिर जो लोगों को दिखाना चाहते थे। They suggested that fifth report exaggerated the collapse of traditional zamindari power in Bengal. It has also overestimated the scale on which zamindars were losing their land. ये रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, ऐसा भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। फ्रॉम द 5th रिपोर्ट, जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया, वहां पर इतनी ज्यादा जमींदार, वहां के लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तभी तो वो कंपनी के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो नीलामी उनकी जमीनों की कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो इसमें 5वीं रिपोर्ट में कहा गया कि बात क्या है, राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी, क्योंकि भाई राजस्व हमको देते नहीं थे तो हम तो उनकी जमीनों को बेच देंगे। स्थानीय वर्ष 1203 में बिक्री के लिए विज्ञापन, तदनुसार 1796 में, यानी कि 1796 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि 28 लाख समथिंग, और वह वास्तव में 17 लाख में बेची गई और 14 लाख राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। और फिर 1797 में बताते कि भाई 22 लाख की ज़मीन कुछ रखी गई नीलामी के लिए, जिसमें से 21 लाख कुछ में वो बिकी है, और बाकी दारों के कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, विशनपुर वगैरह वगैरह, बंगाल के सारे जिलों के, इन सब के राजा कि इन लोगों की ज़मीनें बेची गई हैं। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटने से इनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा, और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारित की गई राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाइयां उठानी पड़ी। अब ये है बुकानन एंड अकाउंट्स, जो एक फिजिशियन थे और बंगाल मेडिकल सर्विस जो ब्रिटिश लोगों के लिए ही थी, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे। और लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनके ये सर्जन भी थे, उनके लिए काम करते थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था जू, और जिसको आज कलकत्ता अलीपुर जू के नाम से जानते हैं। बहुत चार्जर ऑफ बोटेनिकल गार्डन भी थे ये, इन्होंने उसका भी चार्ज संभाला हुआ था कुछ समय के लिए। डिटेल सर्वे इन्होंने काफ़ी एरिया का किया जो जो कंपनी के कंट्रोल में थे, कि वहाँ पर क्या क्या एरिया में है। ट्रेवल्ड राजमहल हिल्स, 19वीं सदी में राजमहल हिल्स जो छत्तीसगढ़ में है, बंगाल के पास ही, उन हिल्स को भी देखा, क्योंकि वो एरिया ऑब्वियसली इनके था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ब्रिटिशर्स के। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन, भाई वो बताते हैं कि यहाँ की जो हिल्स है उनका नेचर क्या है, थिक है, इम्पेनेट्रेबल है, सिग्निफाइड डेंजर, पीपल वर हॉस्टाइल एंड वेरी अप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स। जो पहाड़ियाँ हैं राजमहल हिल्स के, पहाड़ी लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये अपनी डायरी के रूप में वो लिख रहे थे कि मैंने यहाँ पर ये देखा है और यहाँ पर ये है और ऐसा ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। और
लैंडस्केप के बारे में लिखा कि ये जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसको कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव किया जा सकता है और कैसे कौन कौन सी क्रॉप्स, जिससे हमको रेवेन्यू मिले, हमारा और फायदा हो, कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस जगह पर उगाई जा सकती हैं, ये सारा उन्होंने लिखा था। तो इसके लिए ये स्टडी कर रहे थे बुकानन। ये वही चीज़ है, आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है बस। दूसरा है रॉक्स नियर कदायू, कड्डू के पास की चट्टानें। ओके, बुकानन की पत्रिका में निम्नलिखित ऐसे प्रक्षेपों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया जिसका कोई एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है। अभी वहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या मटेरियल है या फिर मिनरल्स है। लाल फिस्फोरस क्वार्ट्ज और काला अब्रक लगा है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया, वह भी स्तरहीन थी और उनमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था जिसमें पीला सा फॉस्फोर, सफेद सा क्वार्ट्ज और काला अब्रक था। तो ये क्या क्या वहां पर चीजें हमें मिल सकती हैं, ये उन्होंने दिखाया है। वनों की बटाई और स्थानीय कृषि के बारे में बुकानन बोलते हैं। निचली राजमहल की पासिंग थ्रू वन विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स, बुकानन रॉट। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ सफाई की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। अब ये अपने नजरिए से देख रहा है कि ये प्रगतिशील नहीं है, क्योंकि इसको तो और ज्यादा यहाँ पे और ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है जिससे हम और ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन लोग, हमारे लोगों की, हमारी संस्कृति की मानसिकता ये रही है कि हमें केवल सब कुछ चूस नहीं लेना है पृथ्वी से, हमें उसको देना भी है और सिर्फ उतना ही उससे लेना है जितने की हमें जरूरत है, जितने में हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं, और पर्यावरण का भी संरक्षण रखना है इसके साथ साथ ही। लेकिन इनका, ब्रिटिशर्स का माइंडसेट है कि अरे यहाँ पर भी तो कितना सारा है, यहाँ से भी तो कमाई करनी है, यहाँ से भी तो लेना है, सब कुछ लेना है बस। तो ये उस नजरिए की सोच है। ये यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है, जंगलों को ही साफ कर दो, उखाड़ दो सब कुछ। और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहां पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ पहाड़ियाज इन द 19th सेंचुरी। अब ये उस जगह पर जहां पर पेड़ पौधे हैं और सब कुछ है, उस चीज को उसी नजरिए से देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ से क्या ले सकते हैं, उस तरीके से सारा सर्वे कर रहे हैं। Paharias were the hill folk and lived around the Rajmahal Hills late 19th 18th century। जो पहाड़ी लोग हैं 18th सेंचुरी में राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे। इनकी मेन एक्टिविटी थी कि भाई जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है उनको कलेक्ट करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू अपना खेती बाड़ी करते रहते थे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसलिए कि भाई एक जगह पर खेती की है तो बाद में दूसरी की जगह पे मूव करेगा और इसको वापस से फिर उसकी जो खोई हुई ऊर्जा है फिर से उसको आने देंगे वापस, कि भाई ये जमीन फिर से उपजाऊ लायक हो जाए, उसको थोड़ा रेस्ट दो। Cleared patches of forest by cutting bushes and burning the undergrowth. Patches were enriched by the potash from the ash, pulses and millets for their own consumption, अपने खाने के लिए जो उगाते थे। होज से, खुदाली से जमीन को खोदते थे और फिर बाद में कल्टीवेट करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको खाली छोड़ देते थे। लेफ्ट इट फेलो टू गेट इट्स फर्टिलिटी एंड मूव टू न्यू एरियाज। मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस थे महुआ, जो अभी भी है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में फूड के लिए होता है ये पेड़। सिल्क, कोकोन्स एंड रेजिन्स फॉर सेल, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। They were hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers and strongly connected to the forest। बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट से कनेक्टेड थे और ये सारी एक्टिविटीज करते थे। भाई हंटर भी हैं, कल्टीवेटर भी है, फूड गैदरर भी है। जिस समय पर, जिस सीजन में जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए काम करते थे। तो इसका मतलब ये बैकवर्ड हो गए ऐसा नहीं है। A View of Hill Village in Rajmahal painted by William Hodges 1782। उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी। View of Jungle Territory painted by William Hodges। Here you can see the forest, low hills and rocky upper ranges, nowhere actually about 2000 feet, by centering the hills and viewing from below, Hodges emphasizes their inaccessibility। ब्रिटिश कलाकार था ये जो विलियम हॉजेस था। दूसरा है
जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लिवलैंड का मित्र बन गया। क्लिवलैंड के निमंत्रण पर हॉजेस 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। वहां हॉजेस ने कई एक्वेटेंट तैयार किए। ये पेंटिंग्स का टाइप होता है। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह हॉजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रूमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही हॉजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर एवं तथा उजाड़ उपद्रवी जंगल लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य हॉजेस की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते थे। चलो इनके थोड़ा देखने के नजरिए में फर्क है। Raids of the Paharias. The Paharias frequently raided the plains of settled agriculture. अच्छा, ये पहाड़ियाँ मतलब अभी हमने देखा क्या क्या काम करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। उसके अलावा और क्या करते थे, जो पहाड़ी क्षेत्रों से दूर सेटल्ड एग्रीकल्चर्स हैं, गांव में लोग बसे हुए हैं, उनको बीच बीच में रेड भी करते रहते। कब कब के जब उनके पास ऐसा कुछ होता कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, जब बहुत कम हो गया इनके अपने लोगों के लिए जंगल से, या इनके अपनी खेती बाड़ी से उतना नहीं आ पाया इनके जीवन यापन के लिए, तब ये रेड भी करते थे। और asserting मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग रहते हैं उनके साथ नेगोशिएट करते। जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार प्लेन एरिया में रहते थे, वो इन्हें रेगुलर ट्रिब्यूट भी पे करते रहते थे, उनके चीफ को, पहाड़िया के चीफ को, ताकि ये हमें बार बार रेड करने ना आए, इनकी जरूरतें पूरी होती रहे समय से। ट्रेडर्स जो थे वो पहाड़ियों को, जो पहाड़ी लोगों को उस रास्ते से गुजरने के लिए अपना टैक्स भी देते थे कि भाई हम यहाँ से शांति से गुजर जाए, ये लो अपना टैक्स। और उसके बदले में पहाड़ी चीफ उनको प्रोटेक्ट करते थे कि जब तक हमारे रास्ते से तुम जा रहे हो, तुमको कोई भी लूटेगा नहीं तुम्हारे सामान को, क्योंकि तुमने टैक्स पे कर दिया है। लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, ब्रिटिश जोतेदार और जमींदार स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द लैंड ऑफ पहाड़ियार। उसके बाद इन जंगलों को जब ब्रिटिश लोगों ने देखा, किसी ने खूबसूरती देखी तो किसी ने वहां पर जरूरतें देखी, हम क्या क्या यहाँ से ले सकते हैं, तो उन्होंने इन पहाड़ी लोगों की जमीन को, ब्रिटिश और जोतेदार जमींदार जो इनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने इनकी जमीनों को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। Pacification with the Paharias. British started a policy of extermination of the Paharias, but in 1780s, when Augustus Cleveland became collector of Bhagalpur, he proposed for pacification with the Paharias. Augustus Cleveland ने उनके साथ वही सोचा कि चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। पहाड़िया चीफ को एनुअल अलाउंस दिया गया कि ये लो तुम्हारा एनुअल, तुमको जो भी मिल रहा है पैसा, और उसके बदले में तुम अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो कि ये अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। जैसे रेड करने आ रहे हैं या फिर मिसबिहेव करते हैं, बाकी लोगों के साथ जबरदस्त करते हैं, तुम्हारी जमीन पे ही तुमको ये करना है, बस यहीं पर रहो, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है। तो उसके लिए उनको एनुअल सालाना मिल जाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, इसके बदले में तुमको अपने एरिया में लॉ और ऑर्डर हमारे हिसाब से जैसा है बना के रखना है, ठीक है, आके किसी को वो नहीं करना है, परेशान। संथाल्स, और उसके बाद इस जगह पर उन्होंने संथाल लोगों को बसाया। संथाल केम टू राजमहल हिल्स इन 1780s। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको इनवाइट किया और जंगल महल में उनको सेटल कर दिया इस एरिया में, कि यहाँ पर आकर उनको जमीन दे दी संथाल को कि यहाँ पर तुम रहो, अपनी खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो यहाँ पे। परसुएट उनको किया कि राजमहल की हिल के नीचे जो फुट हिल्स है वहां पर तुम लोग आके बसो। 1832 में काफी बड़ा जो एरिया था
जो उनको संथाल की लैंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, जिसे दमीने को बोलते हैं। आफ्टर द डिमार्केशन द सेटल्ड एरिया ऑफ संथाल्स एक्सपेंडेड, उसके बाद संथाल्स वहां पर आकर बस गए और वो फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग गई। उनके गांव 40 से 1470 के करीब हो गए और पॉपुलेशन उनकी 3000 से लगभग 80,000 तक पहुंच गई, कुछ 8-10 कुछ 20 सालों में। ठीक है, तो इतना फर्क हो गया इनकी लाइफ में कुछ 12-15 सालों में। संथाल ने अपनी फिर जो जहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पर आए थे, बसे थे राजमहल हिल्स में, इस मूवमेंट को कि भाई कहाँ पर आकर वो सर्च इतनी किया एक जगह पर सेटल होने के लिए, इसकी अपनी कहानियों में और गीतों में उसको बयान करते हैं कि हम हमारी इतनी लंबी हिस्ट्री है, हम यहाँ से आए थे और यहाँ से उधर से गुजरे और यहाँ पर आकर फिर फाइनली यहाँ पर आकर हम सेटल हो गए। संथाल्स ने फिर बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लिया कि हमको यहाँ पर बसाने के पीछे इन ब्रिटिश लोगों की क्या चाल थी। उनको लगा कि हमको तो इन्होंने बसा दिया, जमीनें दे दी हैं, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि ये तो जमीनें जहां पर हम अपना मान बैठे थे, जिनको सेटल हो गए थे, ये हमारे हाथ से तो निकल रही हैं। ब्रिटिश लोगों ने कैसे निकल रही हैं, तो ब्रिटिश लोगों ने उन जमीनों पर इनको बसा के फिर उससे टैक्स लेना शुरू कर दिया। वो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को जमीन देके बसा रहे हैं, कुछ तो उनका मोटिव था उसके पीछे। मनी लेंडर्स थे, उनसे उसके बदले में चार्ज कर रहे थे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ रहा है। वही पुरानी वाली कहानी, इतना बड़ा बड़ा टैक्स उनको देना पड़ रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर खेती करने के लिए उनको कुछ पैसा भी चाहिए, उससे पहले इन्वेस्ट करने के लिए अपनी खेती में। वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगा रहे हैं मनी लेंडर उस पर, कहाँ से पैसा लाएंगे। तो टुक ओवर द लैंड इन केस ऑफ डिफॉल्टर्स, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मनी लेंडर है या बड़े बड़े ये लोग हैं, ये अपनी जमीनों को उनसे उसके बदले में छीन लेते थे। तुम पे नहीं कर पाए इंटरेस्ट, लाओ जमीन दो उसके बदले में अपनी। तो ऐसे करके इनकी जमीनें इनके हाथ से निकलती जा रही थी। 1850 में उनको फिर बाद में लगा कि अब तो काम नहीं बनेगा, और उन्होंने जमींदारों के, मनी लेंडर और कॉलोनियल स्टेट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया, ताकि ये अपना एक अलग से संथाल, अपना वर्ल्ड जहां पर हमारे अपने रूल होंगे, आकर कोई हमसे टैक्स नहीं मांगेगा, हम अपना एक जगह बसाएंगे, किसी और को इसमें हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे। संथाल रिवोल्ट 55-56 में हुआ था। संथाल परगना उसके बाद से एक अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया था, और परगना में 5,500 स्क्वायर मील है, जो डिस्ट्रिक्ट भागलपुर और बीरभूम को भी कवर करता है। ठीक है, Hill Villages in Santhal Country, illustrated London News 23 February 1856. Village in the lower Rajmahal Hills was sketched by Walter Sheville in early 1850s. Village appeared to be peaceful, calm and idyllic. Life seems unaffected by the outside world. है ना, बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। जाके इनको परेशान करोगे तो वो भी तुमको फिर छोड़ेंगे थोड़ी। सिद्धू माझी, द लीडर ऑफ सांथाल रिबेलियन। बुकनन ऑन द सांथाल्स, अभी बुकानन बोलते हैं कि नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार थे, लेकिन निष्ठा से रहते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती, और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप या प्लास्टर लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मैली कुचैली होती है, और उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। अब अपने लिए यहाँ पर क्या है, मिट्टी और गोबर से लेप करते हैं, इसको ये मैला कुचैला बोलते हैं। ये नहीं पता कि ये कितना साइंटिफिक रहा है उस जमाने में। मैंने तो अभी भी देखा था कि रोहतक में एक प्रोफेसर ने गोबर के और मिट्टी के लेप से एक घर बनाया, जो इतना ठंडा रहता है गर्मियों में कि बाहर के टेम्परेचर से उस घर के अंदर का टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री तक कम होता है। तो गोबर से लेप करने वाले कोई पिछड़े हुए नहीं होते थे, वो लगाते थे मिट्टी का, और उसमें मिलाते हैं लेप के साथ साथ मिट्टी, और उसके साथ लेप के साथ साथ चूना भी मिलाते हैं। चूना ठंडा रखता है। तो ईंटें तो उनके पास भी थी, लेकिन फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो कोई रीजन रहा होगा ना उनका, पिछड़े हुए और गंदे लोग नहीं है वो। Santhals fight the sepoy of British Raj, illustrated London News 23 फरवरी 1856। संथाल्स ने जैसे इनको बोला कि भाई ये तो शांत दिखते हैं, लेकिन जब हमने इनको छेड़ा तो ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे छिड़ गए। Rebellion changed the British perception of Santhals. Village that had earlier seemed calm and peaceful now appear to have become places of violence and savage deeds.
Burning of Santhal villages illustrated London News 23 फरवरी 1856 after the rebellion was crushed. जब rebellion दबा दिया गया था उसके बाद की ये फोटो है. Region was searched, suspects were picked up and villages set on fire. गांव के गांव को आग लगा दी. Images of the burning villages were shown to the public in England. इंग्लैंड में दिखाया गया कि देखो हम अच्छे से लॉ और ऑर्डर को रख सकते हैं. ये उनका लॉ ऑर्डर रखने का तरीका है कि लोगों को जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े उनको मार दो, जला दो. ये इनका लॉ ऑर्डर है. Once again as a demonstration of the might of British and their ability to crush rebellion and impose colonial order. Santhal prisoners being taken away illustrated London News 1856. Notice how image like this one seek to convey political messages. At the center you can see British officials triumphantly riding on an elephant. ये रहा इधर हाथी पे बैठा ही. One officer on a horse is smoking a hookah. ये यहाँ पे बैठा हुक्का पी रहा है इधर. A picture that emphasizes that the time of trouble was over. The rebellion had been crushed. The rebels are now in chains. ये चेन में बंधे हुए हैं. Being taken away to jail, escorted and surrounded by soldiers of the company. अब हो गई है शांति भी, हम अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. ये फिर कंपनी दिखाने की कोशिश करते हैं. Peasant revolt in Bombay Deccan area. The peasant movement began in Supa in Pune district. फिर ये जो दक्कन में है, ये जो है संथाल और ये सब है, ये बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में है. और फिर जो बॉम्बे डेक्कन एरिया भी इनके पास में जब आया था तो वहां पर भी ऐसे ही हो रहे थे इसी तरीके के, क्योंकि राज तो वे भी वहीं पर उसी तरीके से कर रहे थे. थोड़ा सा पॉलिसी अलग थी जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. द पीसेंट मूवमेंट बिगेन एट सुपा इन पूना डिस्ट्रिक्ट ऑन 12 मई 1875. अब ये टाइम है जब ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया था. 1857 के विद्रोह के बाद का ये है बॉम्बे डेक्कन एरिया का. अब ये कंपनी को बोल रहे कि तुम तो मिस रूल कर रहे हो, और ये जब आ रहे तो वो भी वही है, क्योंकि है तो चाहे कंपनी के लोग हैं चाहे क्राउन के लोग हैं तो दोनों ब्रिटिश ही. माइंडसेट तो दोनों का एक ही है, नियत तो दोनों की एक ही है. Riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeepers. अब यहाँ के लोगों ने भी ऐसे ही वायलेट हो गए थे, इनके ऊपर अत्याचार हुए तो ये भी खड़े गए. उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स जो इतना ज्यादा उनसे चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट उनको बस चूसने को गए, उनकी दुकानों पर अटैक कर दिया. और जो भी बोन्स वगैरह जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई फलाने से इतना लेना बाकी है, उससे इतना लेना बाकी है, उन सब किताबों को लेके सबको जला दिया, सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया, फाड़ दिया, तबाह कर दिया. रिवोल्ट स्प्रेड फ्रॉम पूना टू अहमदनगर. 2 महीने के अंदर ही ये लगभग 30 विलेजेस में फैल चुका था रिवोल्ट. पैटर्न ऑफ रिवोल्ट वाज सेम एवरीवेयर. तरीका सब जगह एक ही था क्योंकि सब लोगों ने एक साथ मिलके किया हुआ था, लोग सब एक ही थे. साहूकार वर अटैक्ड, बर्न देयर अकाउंट बुक्स, प्रिवेंट द रिवोल्ट. ब्रिटिश जो पुलिस पोस्ट विलेजेस में बना दी ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को संभालने के लिए. Troops to the areas of revolt. 951 people were arrested. Several months to bring it under control. काफी टाइम लग गया था इसको कंट्रोल करने में. अब उस दिन हुआ क्या था, ये जो सूपा में है पूना डिस्ट्रिक्ट में, 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला. एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया था. लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई. खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं. मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया. लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया. अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई. साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. दक्कन राइट्स कमीशन दक्कन दंगा आयोग. अब ये साहूकार वो होते थे जो मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों के तरीके से काम करते थे. साहूकार जो पैसा भी उधार देते हैं और जो उनके पास पैसा आता है उससे ये ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं. ठीक है. समाचार पत्र में छपे रिपोर्ट, रैयत और साहूकार शीर्ष नाम से निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया. ऐसे ऐसे लिखा गया हिंदी में. वे रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते कि क्या कोई साहूकार अधिकारी आ रहा है और अधिकारियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते. फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं.
यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उस गांव की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता तो गुप्तचर अधिकारियों को इसकी खबर पहुंचा देते और अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते। तो ये भाई अटैक करके अपने ऋणदाताओं की बुक्स को जला दिया करते थे। बेनामी, literally anonymous, is a term used in Hindi and several other Indian languages for transactions made in the name of a fictitious or relatively insignificant person, whereas the real beneficiary remained unnamed. अब ये जो नीलामी होती थी ना, उसके लिए ऐसे करते थे कि भाई अगर सपोज मैं जमींदार हूँ, मेरी कोई मैं नहीं पे कर पाया तो मेरी जमीनों को बेचेंगे, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मैं अपने नाम पे रखने के बजाय मैं किसी ऐसे इंसान के नाम पे या तो किसी औरत के नाम पे रखूं या फिर किसी ऐसे इंसान के नाम पे जो जिससे मेरे से मुझसे कोई रिलेशन ना हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट सारा मुझे ही होता रहे, ऐसा। तो वो जमीन होती थी बेनामी। एक्विटेंट, जो हमने पिक्चर्स पढ़ा था कि एक्विटेंट इज अ पिक्चर प्रोड्यूस बाय कटिंग इनटू अ कॉपर शीट विद एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट। ओके, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तीसरा पार्ट, चौथे पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में लिखिए, और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका ये भी मुझे बताइएगा। अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ और कुछ तरीके से आपको नोट्स में बेहतर समझा सकती हूँ और आप लोगों को क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।